Hello students, myself Anita Malhotra welcome you all to online classes of science, class 8, chapter 5, and the chapter's name is coal and petroleum. Okay, so starting with our chapter, I'll share you the screen first so that it becomes easy for you to understand. Okay. Now here. We use various materials for our basic needs. Some of them are found in nature and some have been made by human efforts. अब क्या है कि हमारे है ना बेसिक माने डेली यूज में बेसिक नीड में हम लोग बहुत सारे मटेरियल्स का जो है वो यूज करते हैं। कुछ तो नेचर से मैन गॉड गिफ्टेड हमको होते हैं और कुछ जो होते हैं ह्यूमन बीइंग्स ने अपने एफर्ट से बनाए हुए होते हैं। ठीक है, अब एक्टिविटी 5.1 मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स यूज्ड बाय अस इन डेली लाइफ एंड क्लासिफाई देम एज नेचुरल एंड मैन मेड। अब क्या है कि कुछ है ना मटेरियल्स को लो और उनको क्या करो कि क्लासिफाई करो कि क्या चीज जो है वो नेचुरल है और क्या चीज जो है वो मैन मेड है। ठीक है, नेचुरल के खाने में आपको नेचुरल के बारे में लिखना है, मैन मेड के ब्लॉक में आपको मैन मेड के बारे में लिखना है। तो देखो आप नेचुरल चीजें जैसे क्या क्या लिख सकते हो, जैसे कि सनलाइट है, ये नेचुरल है, एयर, वाटर, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी, कोल, कोल tar, सॉइल, ट्रीज, ह्यूमन, ये सब नेचुरल की तरफ आ जाएंगी। और मैन मेड क्या क्या है, जैसे कि टेबल, चेयर, ग्लास, प्लास्टिक, फूड, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, टॉयज, ब्लैक बोर्ड, रबर, यूटेंसिल्स, टीवी। तो इस तरह से जो है ये बहुत सारी चीजें जो है वो मैन मेड में आ जाएंगी। ओके, डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स? Since all these are obtained from nature, they are called natural resources. अब क्या है कि आपने ये देखा कि एयर, वाटर, सॉइल और जो मिनरल है ना, ये सब कुछ जो है वो नेचुरल में आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। कैन वी यूज ऑल अवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर? क्या हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको हम हमेशा यूज करते रहते हैं, कर सकते हैं, खूब यूज करें उनका तो हमें कोई उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज? क्या हवा, पानी और मिट्टी जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण अगर ह्यूमन उसको यूज में ज्यादा लेंगे तो क्या वो खत्म हो जाएंगे? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7. इज वाटर अ लिमिटलेस रिसोर्सेज? In the light of the availability of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into two kinds. अब आपने देखा होगा कि कई बार है ना एडवर्टाइज आती है सेव वाटर, पानी का मतलब सही तरीके से यूज करो नहीं तो पानी जो है वो खत्म हो जाएगा। तो हालांकि पानी जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है, फिर भी अगर हम उसका है ना गलत तरह से उपयोग करेंगे, उसको वेस्ट करेंगे, तो एक दिन क्या है कि पानी जो है उसकी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। मतलब अच्छे मीठे पानी की जो है उसकी समस्या उत्पन्न हो सकती है। ये मीठे पानी का सोर्स जो है वो कम हो सकता है, तो हमें इससे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो अब क्या है कि अवेलेबिलिटी के आधार पे, माने कि जो चीज जितनी है ना उपलब्ध है, उसकी उपलब्धता के आधार पे जो हम ये क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस को हम दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, एक तो इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस और एक है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, दीज तो अब हम फर्स्ट का पढ़ेंगे इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में। These resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities. Example are sunlight and air. Inexhaustible natural resources का मतलब होता है ऐसे resources जिनको कि हम खूब उपयोग करेंगे तो भी वो खत्म नहीं होने वाले। तो ऐसी क्या चीजें हैं, वो है सनलाइट और एयर। ठीक है, अच्छा इनका खूब उपयोग करो, ये है ना खत्म नहीं होंगे। अब ये दूसरा हमें एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस, मतलब द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेस इन नेचर इज लिमिटेड, दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। एग्जांपल ऑफ दीज रिसोर्सेस आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एटसेट्रा। अब क्या एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब होता है ऐसे रिसोर्सेज जो कि है ना हमारे नेचर के अंदर लिमिटेड है। ठीक है, और वो अगर हम उनका है ना सही तरह से उपयोग नहीं करेंगे, उनको वेस्ट करेंगे, तो क्या होगा कि वो हमारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे रिसोर्सेज कौन कौन से हैं?
तो वो है जैसे कि ना वाइल्ड लाइफ, देखो कहते हैं ना सेव टाइगर, तो टाइगर वगैरह जो विलुप्त होने की कगार पे, मिनरल्स वगैरह अगर हम उनका बहुत ज्यादा खनन करेंगे, उनका बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो वो खत्म होने लगेंगे, क्योंकि इन सब को बनने में ना कई हजारों साल लगते हैं, तब जाकर तो ये बने हैं। तो अगर हम इनका ना बहुत ज्यादा उपयोग करेंगे तो ये क्या होंगे, खत्म होने की इनकी पूरी संभावना है। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इस प्रकार से। ठीक है, अब इस चीज को समझाने के लिए इन्होंने क्या किया है कि एक एक्टिविटी की है। ठीक है, एक्टिविटी में इन्होंने क्या किया है, एक्टिविटी 5.2 है। ठीक है, तो इसको इस एक्टिविटी को थोड़ा सा मैं आपको समझाती हूँ। टेक सम कंटेनर्स, कुछ कंटेनर ले लो। ठीक है, फिल देम विद पॉपकॉर्न, पीनट, रोस्टेड ग्राम्स, टॉफीज। तो आप क्या करो कि इनको क्या कर दो कि है ना, कुछ पॉपकॉर्न कंटेनर लो, उसमें क्या करो, पॉपकॉर्न डाल दो, पीनट डाल दो, रोस्टेड ग्राम डाल दो, टॉफी डाल दो, कुछ भी डाल के बर्नी में, जार में आप डाल के रख दो। ठीक है, मेक ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 7 ईच। आप क्या करो कि अपने क्लास के जो बच्चे हैं उनके 7 बच्चों के जो है वो ग्रुप बना दो। ठीक है, फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू 3 सब ग्रुप्स कंटेनिंग 1, 2 एंड 4 स्टूडेंट्स। देखो 7 तो हमने पहले तो क्या करा, सारी क्लास के बच्चों को 7 में अपन ने 7 में बांट दिया। ठीक है, फिर क्या किया, उन 7 में से 7 जो है उनमें से क्या करा, उनके 3 ग्रुप और बना दिए। कैसे, ये एक ग्रुप में खाली एक जने को रख दिया, एक ग्रुप में 2 को रख दिया, एक ग्रुप में 4 को रख दिया। ठीक है, 4, 5, 6, 7, 7 हो गए ना इसमें। तो हर ग्रुप के अंदर सब ग्रुप बना दिया, मैंने 3 सब ग्रुप बना दिए। ठीक है, 3 सब ग्रुप बनाए, एक में तो एक बच्चे को रखा, दूसरे में 2 को रख दिया, तीसरे में 4 बच्चों को रख लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फर्स्ट ग्रुप का नाम हमने देना है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड वाला जो ग्रुप है उसको हम सेकंड जनरेशन कहेंगे, और थर्ड वाले को क्या करेंगे, हम थर्ड जनरेशन नाम देंगे। ठीक है, लेबल देम एज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन रिस्पेक्टिवली। these sub groups represent the consumers। ये जो सब ग्रुप है ना, जो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप जो हमने बनाए हैं, जिसमें एक बच्चा, 2 बच्चे और 4 बच्चों को हमने रखा है, ये इनको मान लो कि ये कंज्यूमर है। क्या है, कंज्यूमर है, मतलब कि वो चीज को खाएंगे, वो हमने बर्नी में चीज रखी है ना बहुत सारी, उसमें से। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हम as population is growing, second and third generation have large number of consumers। अब क्या है, पहले ग्रुप में तो हमने एक बच्चे को रखा था, दूसरा माने 7 वाला जो सब ग्रुप था उसमें 3 ग्रुप बनाए ना अपने सब ग्रुप, एक तो ग्रुप था उसमें 7 बच्चे थे, तो उसका फिर उनको 3 भागों में बांटा, एक बच्चा रखा, एक में 2 रखा और एक में हमने 4 रखा। तो सेकेंड और थर्ड ग्रुप में हमने 2 और 4 इसलिए बच्चे रखे क्योंकि धीरे धीरे जो है पॉपुलेशन जो है वो हमारी बढ़ती जा रही है, तो इसलिए हमने पहले ग्रुप में एक बच्चा रखा, दूसरे में 2 रख दिए, तीसरे में हमने 4 रख दिए। ठीक है, पुट 1 फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप ऑन द टेबल। आप क्या करा है कि है ना, एक बड़ा कंटेनर, क्या हर ग्रुप के आगे जो है वो चीज का खाने के लिए जो हमने डाल के एक बर्नी में रखा है, वो एक कंटेनर जो है सबके पास में रखो। ठीक है, अब सबसे पहले आस्क कंज्यूमर्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम ईटेबल्स फ्रॉम द कंटेनर्स ऑफ द ग्रुप। अब जो पहला ग्रुप, जो फर्स्ट जनरेशन के जो बच्चे थे, उनको बोला कि आपको इस बर्नी में से जो भी कुछ चाहिए तुम ले लो, तो वो क्या करेगा, वहां जाएगा, वहां से बर्नी में से उसको जो जो चीजें चाहिए वो निकाल के लेके चला जाएगा। ठीक है, आस्क, ठीक है, नाउ आस्क द सेकंड जनरेशन कंज्यूमर फ्रॉम ईच ग्रुप टू डू द सेम। आप क्या करो कि सेकंड वाला जो जनरेशन वाले जो बच्चे थे उनको बोलो कि चलो अब तुम जाओ और तुम लोगों को जो भी चाहिए उस बर्नी में से तुम निकाल के ले लो। ठीक है, तो वो लोग भी निकाल के ले जाएंगे उसके अंदर से। फिर उसके बाद में तुम बोलो कि थर्ड जनरेशन को बोलो कि अब तुम लोग जाओ और तुम लोग जाके ले आओ तुमको जो जो चाहिए। अब जब जो ना थर्ड जनरेशन लेने के लिए जाएगी चीजें, तो चीजें तो कम हो जाएंगी, होएंगी कि नहीं। देखो फर्स्ट वाले जनरेशन वालों ने ले लिया चीजें, सेकंड वालों ने ले ली चीजें, अब थर्ड वालों को तो बहुत कम चीजें मिलेंगी। ठीक है, और हो सकता है कि थर्ड वालों को ना चीज कम भी पड़ जाए, या फिर क्या होता है चीज पूरी खत्म हो जाएगी, खत्म भी हो सकती है। ठीक है, तो ये तुमको बच्चों को, आप बच्चों लोगों को ये देखना है, क्या करना है, देखना है कि भाई है ना ये क्या हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो जनरेशन पहले आई थी उसको जो है पर्याप्त मात्रा में चीजें मिल गई, जो सेकंड टाइम में आए थे उनको चलो ठीक ठीक मिल गई, जो थर्ड जनरेशन में आए थे उनको जो है बर्नी तो धीरे धीरे खाली होती गई ना, तो इनको तो या तो कम मिला या कुछ कमी भी मिल सकती है, नहीं भी मिल सकती है। तो इस बात से क्या ऑब्जर्वेशन निकला
Third generation got the items in less quantity because first two generations consumed them mostly, and nothing will be left in any container after the third generation. अब थर्ड जनरेशन के बाद में तो सब चीजें जो है लगभग खत्म ही हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, इसको हमारी जो है ना पहली जनरेशन के जो लोग बाग थे उन्होंने उसको यूज किया, उसके बाद में जो दूसरी जनरेशन आई उसने यूज किया, फिर थर्ड जनरेशन आई उसने यूज किया। तो अब धीरे धीरे तो भाई ये सब चीजें तो खत्म होते जाएंगी, ठीक है। और इनको बनने में तो हजारों साल लगेंगे, हजारों लाखों साल लगते हैं, बनने में बहुत लगते हैं। तो है ना ये चीजें तो है ना खत्म हो जाएंगी। तो ये बात जो समझाने के लिए इन्होंने ये एक्टिविटी दी थी। अच्छा, assume that the eatables in the container represent the total availability of an exhaustible natural resources like coal, petroleum, or natural gases. Each group may have a different consumption pattern. Are the earlier generation of any group too greedy? It may be that the earlier generations in some groups were concerned about coming generations and left something for them. In this chapter, we will learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum, and natural gas. These were formed from the dead remains of living organisms, fossils. So these are all known as fossil fuels. अब क्या है कि जो पहली जनरेशन के जो लोग बाग आए थे ना, उन्होंने ना खूब सारी चीज कंज्यूम करी, जैसे खाने की चीजें हैं या जो भी हमारा नेचुरल रिसोर्सेस है उनको वो कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और उन्होंने क्या करा, उसमें से कुछ लोग समझदार होंगे कि नहीं आगे जनरेशन आएगी, हम पूरा यूज ना करें, हम इसका सोच समझ कर यूज करें, इसका वेस्टेज ना करें। तो कुछ ऐसे भी लोग होंगे, तो छूट के उनसे जो बचा वो दूसरी जनरेशन को थोड़ा बहुत मिला, ठीक है। और फिर दूसरी जनरेशन से कुछ ने लापरवाही से यूज करा, कुछ ने सोच समझ के यूज करा, तो जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत जो है थर्ड जनरेशन की तरफ पहुंच गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये जो है जो थर्ड जनरेशन जो थी उसको जो है नेचुरल रिसोर्सेस कहो या कुछ भी चीजें कहो, वो चीजें जो है वो कम मिलेंगी। अब उसी प्रकार हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेस का यूज किया, ठीक है। तो कुछ समझदार लोग होंगे, उन्होंने क्या करा, पेड़ वेड़ काटे करेंगे, तो कुछ ने तो पेड़ वेड़ लगा दिए होंगे, और कुछ जनरेशन वालों ने तो नहीं लगाया, बहुत ज्यादा कटिंग करते गए, अपना काम चलाते रहे। फिर सेकंड जनरेशन आई, सेकंड जनरेशन वालों ने ना उन्होंने भी यूज किया। तो धीरे धीरे करके जो है, कहने का मतलब ये है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि अपना ये कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, वो धीरे धीरे करके अब बहुत कम हो गई है। अब आजकल आप लोग रोज देखते हो पेट्रोलियम की रेट कितनी बढ़ गई, ठीक है ना, डीजल की रेट कितनी बढ़ गई, रोज डेली के डेली ये है ना टीवी वगैरह में भी आता रहता है, ठीक है, कि है ना पेड़ों को कम काटो, सेव फॉरेस्ट, सेव टाइगर, ऐसी बातें, ये सब बातें क्यों आई हैं, क्योंकि धीरे धीरे ये खत्म होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि ये जो है ना कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है ना, ये जो थी ना, दे वर फ्रॉड फॉर द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स वगैरह जो हैं, जब वो है ना मर गए, और है ना कुछ भूकंप आने से, बाढ़ आने से और दूसरी कैलामिटीज के कारण क्या हुआ, ये बहुत ज्यादा जमीन के नीचे चले गए, और फिर बहुत उनके ऊपर लेयर्स ऑफ मिट्टी वगैरह की इनके परतें जमती गई, उससे क्या हुआ, वो बहुत नीचे दब गए, बहुत ज्यादा प्रेशर बनने लग गया, उनके ऊपर टेम्परेचर बढ़ गया, तो वो क्या हुआ, फॉसिल्स के रूप में चेंज हो गए, ठीक है। तो फॉसिल्स के रूप में चेंज हो गए, और इनसे जो है ये जो कोल, पेट्रोलियम वगैरह जो है ये इनसे बना, तो इसलिए इसको फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं, हमारा जो 5.1 का जो पॉइंट है इसमें है कोल के बारे में स्टडी करेंगे। यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट, इट इज एज हार्ड एज स्टोन एंड इज ब्लैक इन कलर। अब आपने कोयले का टुकड़ा तो देखा ही होगा, देखो अब कोयले का जो है वो बहुत कम हो गया, पहले तो बहुत ट्रेनों में जो है ना मालगाड़ी वगैरह में पूरे के पूरे ट्रेन के डब्बे भर भर के कोयला जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया जाता था, बहुत ज्यादा। अब आजकल तो बिल्कुल भी बहुत ही ना के बराबर कोयला हो गया है, यानी बहुत कम हो गया है, ठीक है। कोयला क्या है, वो भी पत्थर के जैसा होता है, उसका कलर क्या होता है, काला होता है। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल्स यूज्ड टू कुक फूड। कोल क्या है, एक फ्यूल है जिसको कि खाना बनाने के काम में लिया जाता है। इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन्स। और इसका उपयोग पहले कोयले से चलने वाली ट्रेनें होती थी ना,
तो उसमें क्या करते थे, ये कोयले को ना यूज करते थे, इसको जलाते थे, ईंधन के रूप में जलाते थे, और इससे क्या होता था, स्टीम प्रोड्यूस करते थे, और स्टीम से स्टीम इंजन जो है वो चलते थे। It is also used in thermal power plants to produce electricity. Coal is also used as a fuel in various industries. और थर्मल पावर के ना थर्मल पावर प्लांट्स जो है ना, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस करती हैं, उसके अंदर भी इसका यूज होता है। ठीक है, और इसका यूज जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज वगैरह में जो है वो फ्यूल के तौर पे, फ्यूल का मतलब होता है ईंधन, ठीक है, ईंधन के तौर पे इसको यूज किया जाता है। अब स्टोरी ऑफ कोल, हम देखिए कोल क्या है, ये कहाँ से आया, हमने क्या करना है, स्टोरी ऑफ कोल हम देखते हैं। Where do we get coal from and how is it formed? About 300 million years ago, the earth had dense forest in low-lying wetland areas. Due to natural processes like flooding, these forests got buried under the soil. As more soil deposited over them, they were compressed. The temperature also rose as they sank deeper and deeper. Under high pressure and high temperature, dead plants got slowly converted into coal. As coal contains mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetations into coal is called carbonization. Since it was formed from the remains of vegetation, coal is also called a fossil fuel. अब जो है ये कोयले की उत्पत्ति जो है वो कैसे हुई? आज से लगभग 300 मिलियन ईयर्स हो, बहुत सारे डेंस जंगल वगैरह जो थे और जो एरिया वगैरह था, तो वो किसी नेचुरल प्रोसेस के कारण, बाढ़ के कारण या किसी भी अर्थक्वेक के कारण ये सब जो है क्या हुआ, जमीन के नीचे चले गए, बरी हो गए, दब गए, ठीक है, सॉइल के नीचे। और फिर क्या हुआ, इसके ऊपर और मिट्टी की मिट्टी परतें जमती गई, जिससे कि कंप्रेस होते गए और नीचे दबते गए, और नीचे का जो टेम्परेचर था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसका प्रेशर भी बहुत हाई हो गया। तो इसके कारण क्या हुआ, बहुत हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण ये मरे हुए प्लांट्स वगैरह जो थे वो धीरे धीरे जो है ना कोयले में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब कोयला जो है इसके अंदर ज्यादातर जो है वो कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन होता है। तो इस प्रकार से ये जो डेड वेजिटेशन है, इसका धीरे धीरे जो कार्बन में टर्न हो जाना, यानी कोल में टर्न हो जाना को हम कार्बोनाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब क्या है, अब इसको है ना, सिंस इट वाज फाउंड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, क्योंकि ये है ना वेजिटेशन वगैरह में पेड़ पौधे वगैरह, जो जानवर जीव जंतु वगैरह सब जब भी मर के जब जो भी जमीन के अंदर जो दब गए थे फ्लड वगैरह के कारण, तो इनके कारण बना हुआ है, इसलिए कोल इज आल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। इसलिए कोल को जो है वो फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। जो जीवाश्म वगैरह जो नीचे दबकर कर गए थे ना नीचे, उनको क्या कहते हैं? उनको फॉसिल्स कहते हैं। तो ये उन्हीं के कारण जो है बाद में कोल में टर्न हो गया धीरे धीरे, तो इसलिए इसको फॉसिल फ्यूल भी जो कहते हैं। ठीक है, अब ये देखो, इन्होंने कोल माइन का जो है फिगर हमें दिया हुआ है। तो ये कोल माइन है, कोयले की खान है, जिसमें बहुत नीचे खुदाई करके जाते हैं और नीचे से कोयला निकाल कर ट्रॉली वगैरह की सहायता से उसको ऊपर लाते हैं और इसको कोयले की खदानों से कोयले को निकाला जाता है। When heated in air, coal burns and produces mainly carbon dioxide gas. जब हम कोयले को जलाते हैं तो उससे क्या होता है? उसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस निकलती है। Coal is produced in industry to get some useful products such as coke, coal tar and coal gas. आपके कोल का क्या प्रोसेस किया जाता है? कई इंडस्ट्रीज में कोल से क्या क्या बनाया जाता है? कोक बनाया जाता है, कोल तार बनाया जाता है और कोल गैस बनाई जाती है। ठीक है, अब हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कोक क्या है। It is a tough, porous and black substance. It is an almost pure form of carbon. Coke is used in the manufacture of steel and in the extraction of many metals. अब कोक क्या है? कोक है ना टफ, बहुत टफ है। पोरस, पोरस मानी उसके अंदर है ना छिद्र से होते हैं मानी के, ठीक है, पोरस होता है, इसके अंदर से हवा जा सकती है, पोरस छिद्र। और ब्लैक सब्सटेंस और काले रंग का सब्सटेंस है। ठीक है, ये क्या है? कार्बन का सबसे शुद्धतम फॉर्म है। ठीक है, और इसका उपयोग किसमें किया जाता है? स्टील मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है और कुछ मेटल्स को निकालने में, एक्सट्रैक्शन करने में इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। अब हम आते हैं कोलतार के ऊपर। कोलतार क्या है? इट इज अ ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल। ठीक है, इट इज अ मिक्सचर about 200 substances. Products obtained from coal tar are used as
starting materials for manufacturing various substances used in everyday life and in industry, like synthetic drugs, dyes, drugs, explosives, perfumes, plastics, paints, photographic materials, roofing materials, etc. Interestingly, naphthalene balls, which used to repel moths and other insects, are also obtained from coal tar. अब coal tar क्या है? ये एक प्रकार का गाढ़ा द्रव है, ब्लैक कलर का गाढ़ा द्रव है, जिसकी की बहुत ही ना स्मेल जो है, सुगंध बहुत गंदी बदबू वाली सुगंध है। ठीक है, इसके अंदर लगभग 200 सब्सटेंस जो है ये मिले हुए होते हैं। ठीक है, और इसका उपयोग जो है वो किस में किया जाता है? सिंथेटिक डाइज बनाने में, ड्रग्स के में, एक्सप्लोजिव्स विस्फोटक चीजें बनाने में, परफ्यूम बनाने में, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल, इन सबको बनाने में काम में लिया जाता है। इंटरेस्टिंगली माने कि ना मजे की बात है कि नेप्थलीन बॉल्स होती है ना, छोटी छोटी, जो हमें ना कीड़ों वगैरह का दूर भगाने के लिए काम में लेते हैं, तो वो भी जो है वो इसकी नेप्थलीन बॉल्स जो है ये इसकी कोल तार की बनी हुई होती है। ठीक है, अच्छा, these days vitamin, a petroleum product, is used in place of coal tar for metaling the road. अच्छा, ये कोल तार का उपयोग जो क्या किया जाता था, सड़कें बनाने के काम में भी लिया जाता है, डामर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसको है ना सड़कों पे डाला जाता था, पहले ज्यादा इसका उपयोग किया जाता था, परंतु आजकल क्या है, उसकी जगह पे पेट्रोलियम का एक दूसरा प्रोडक्ट है जिसको कहते हैं ब्यूटामिन। ठीक है, तो आजकल उस ब्यूटामिन को क्या कहते हैं, सड़कों के ऊपर, सड़कों को बनाने में उसका काम में लिया जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं कोल गैस के ऊपर। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोक, कोल टू गेट कोक। अब कोल गैस जो है वो भी क्या होता है कि जब हम कोल का प्रोसेसिंग करते हैं ना कोक, तो उससे कोक के लिए, कोक प्राप्त करने के लिए, तो उस टाइम पे गैस उत्पन्न होती है जिसको कहते हैं कोल गैस। ठीक है, it is used as a fuel in many industries situated near the coast, कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। और ये जो कोल गैस उसमें से निकलती है, जब कोल का प्रोसेसिंग करते हैं कोक प्राप्त करने के लिए, तो उस टाइम पे गैस वहां से रिलीज होती है जिसको क्या कहते हैं, कोल गैस। ठीक है, और इसका उपयोग इनकी जो प्रोसेसिंग प्लांट वगैरह होते हैं ना, उनके आसपास के इलाकों में जो है वो ईंधन के रूप में जो है इसे काम में लेते हैं। Coal gas was used for street lighting for the first time in London in 1810 and in New York around 1820. Nowadays, it is used as a source of heat rather than light. तो कोल गैस जो थी ना, उसमें से जो गैस निकलती थी ना, तो 1810 में स्ट्रीट लाइट होती है ना, गलियों में जो लाइटें लगी होती हैं, तो उधर पे लंदन में 1810 में कोल गैस की सहायता जो था वो स्ट्रीट के जो है लाइटनिंग वगैरह जो है वो जलाने का काम करते थे। ठीक है, और 1820 में यही काम न्यूयॉर्क में किया जाता था। ठीक है, स्ट्रीट लाइट को में लाइटें जलाने के लिए कोल गैस का यूज करते थे, पर आजकल इसको जो है हीट प्राप्त करने के लिए ज्यादा काम में लिया जाता है, लाइट प्राप्त करने के लिए काम में नहीं लिया जाता। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पेट्रोलियम। Okay, but I think I should stop here and we will take the topic of petroleum in our part 2. Okay, तो अभी मैं इस चैप्टर को यहीं पे रोकती हूँ, और हमारा जो पेट्रोलियम का जो टॉपिक है इसको मैं पार्ट 2 में कंटिन्यू करूंगी। सो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेल। So let's meet in part 2. Have a good day. Take care. Thank you.